अच्छा, आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे का आज नेक्स्ट पार्ट रहेगा बच्चों, और हम लोग क्या करेंगे इस हफ्ते इसको एंड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और ध्यान से समझना, ये आज से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज आपकी इकोनॉमी सर्वे के शुरू होंगी, क्योंकि जो डेटा आधारित है वो एंड होने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे और इन्फ्लेशन के सेक्टर में देखेंगे क्या लेते हैं क्या चीज़ें नहीं लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, ठीक है। और एक एक चीज बारीकी से पकड़ना, क्योंकि पता लगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास चली गई और सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं इतनी स्टडी करने का। इसके अलावा बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, जो पिछले बार का इकोनॉमी सर्वे था यानी 2024-25 वाला जो लास्ट ईयर कराया था, अगर आपके उसके नोट्स बने हुए हैं, जिन बच्चों ने उसको पढ़ा था, उसका मेन की पॉइंट देख के जाना, सिर्फ जीडीपी और ये वाला, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा, जीडीपी और ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ये सब चीजें, ठीक है, मोटा मोटा देख के जाना, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का योगदान। क्योंकि अगर पेपर उसने जैसे बना रहा होगा, अगर वो पहले से माइंड सेट कर रखा है उसने पेपर बना के, तो हो सकता है कि पिछली बार का इकोनॉमी सर्वे से कुछ क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ऐसे चांसेस कम हैं, ठीक है। फिर भी अगर नोट्स बने हुए तो एक बार चेक कर लेना ऊपर ऊपर ही, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज लगभग सेम रहती है, ठीक है। हम लोग आगे को बढ़ेंगे बच्चों, आज चेक करना मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक बेसिकली क्या क्या होते हैं। देखो हेडिंग लिखो आप, मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, हम लोगों को, हमें लगता है कि जीएस का क्वेश्चन है, ये लोग क्या करते हैं यहीं से उठा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखो मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक, मापने के सूचकांक। मुद्रास्फीति क्या होगी ना, पता है ना आपको, इन्फ्लेशन जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसके कुछ सूचकांक होते हैं बच्चों। पहला लिखो आप WPI, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहला के लिखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी ब्रैकेट में लिखना है इसका थोक मूल्य सूचकांक। सिर्फ ये देखना है कि इसके आंकड़े कौन संकलित करता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इनमें से सही मिलान कीजिए। यहाँ लिखेगा तुम, ये आपका मुद्रास्फीति का सूचकांक, यहाँ लिखेगा आंकड़े कौन संकलित करता है, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये आंकड़े किसके पास होते हैं, कौन इसको कलेक्ट करता है। तो पहला आपने लिखा थोक मूल्य सूचकांक लिखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये रहता है बच्चों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पास। लिखो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्या लिखोगे आप, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है। क्या लिखोगे आप, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसके पास रहता है बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसी के अंदर एक विंग होती है बच्चों, उसका नाम है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो आर्थिक सलाहकार कार्यालय, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस द्वारा कलेक्टेड, ठीक है, संकलित। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े कौन संकलित करता है, आप बोलोगे आर्थिक आर्थिक जो अपने आप में एडवाइजर है यानी सलाहकार ऑफिस यानी कार्यालय, इसके द्वारा रखे जाते हैं। और ये किसके अंडर आता है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंदर, ठीक है। दूसरा लिखो आप लोग इसके अंदर CPI यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिखो CPI। ये तीन होते हैं बच्चों, एक होता है CPI प्रॉपर तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का, एक होता है शहरी क्षेत्र का, एक होता है संयुक्त, ठीक है। CPI को आपने हिंदी में क्या लिखा, कंज्यूमर, इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये तीन कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है बच्चों ज्वाइंट यानी संयुक्त, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और एक होता है शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। इसके जो आंकड़े जारी करता है यानी किसके पास संकलन रहता है इसका, ये रहता है बच्चों अपने आप में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित। तो देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित। देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित NSO, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों इसके अंदर CPI जो आता है, यानी अपने आप में तीसरा लिखो आप, CPI एक और होता है, ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है बच्चों जैसे औद्योगिक श्रमिक होते हैं या अपने आप में जो कृषि श्रमिक होते हैं उनके लिए अलग से निकलता है, यानी आप CPI लिखो औद्योगिक श्रमिक, कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर के लिए, ठीक है। औद्योगिक श्रमिक लिखो इंडस्ट्रियल लेबर पहला, प्लस
कृषि मजदूर यानी एग्रीकल्चरल लेबर प्लस ग्रामीण मजदूर यानी रूरल लेबर। ठीक है, ये तीन चीजों के लिए है आप इसके जो सीपीआई निकालते हैं, यानी औद्योगिक श्रमिक, दूसरा लिखना होगा आपने कृषि मजदूर, और तीसरा लिखना है ग्रामीण मजदूर। ठीक है, इनके लिए जो निकालता है बच्चों श्रम ब्यूरो द्वारा इसको संकलित किया जाता है। ठीक है, श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, ध्यान रखना, द्वारा संकलित लिखना। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक जो है ये किसके द्वारा संकलित होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त ग्रामीण और शहरी किसके द्वारा होता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर जो होता है उसके डेटा कौन संकलित करता है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसी से कनेक्ट होते मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जब हम मुद्रास्फीति को मापते हैं तो हमने कितनी वस्तुएं ली हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत कम लोग बताएंगे। अगर आप लोग सही से मेहनत कर रहे हैं बच्चों, देखा होगा आपने पिछले 3-4 सालों से मैं इकोनॉमी सर्वे लगातार कर रहा हूँ, पहले यहाँ कोई नहीं कराता था। आप एक बंदा बता दीजिए जिसने उत्तराखंड में इकोनॉमी सर्वे पहले कराई। अब तो कौन नहीं करा रहा, सभी कराते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह में, ऑनलाइन कोचिंग में सब कराते हैं, लेकिन ये स्टार्ट मैंने ही किया था। अगर आज से आप 4-5 साल पहले से देखोगे वीडियोस तो वहां से इकोनॉमी सर्वे शुरू हुई है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट लिखना, उत्तराखंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष है। अब लिखो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, उत्तराखंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, बेस ईयर, आधार वर्ष। इसका ये मतलब है बच्चों 2017-18 में जब किसी वस्तु की जो कीमत थी हमने उसको आधार मान लिया। अगर सपोज ये मार्कर की कीमत 10 रुपए थी तो हमने ये 10 रुपए 2017-18 का लिया है, उसको कंपेयर करके वही हालात देखते आज देखेंगे अगर हम मार्कर की कीमत 15 रुपए हो गई यानी 50% बढ़ गई तो मुद्रास्फीति कहां पहुंच गई, इससे हम तुलना करते हैं। हम ऐसे जैसे पता चलेगा कि वैसे होता ईयर टू ईयर है। ठीक है, जैसे दिसंबर 2025 का दिसंबर 2026, जनवरी 2025 का जनवरी 2026, ऐसे भी चेक करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही होता है, ईयर टू ईयर बोलते हैं इसको। लेकिन जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका आधार वर्ष हमने 2017-18 लिया हुआ है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें देखना बच्चों हमने क्या किया, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए टोटल 74 बाजार पकड़े हमने। अब पूरे उत्तराखंड का तो निकाल नहीं सकते हैं, 74 बाजार यानी 74 मार्केट पकड़े। उसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के थे, कुछ शहरी क्षेत्रों के थे। ठीक है, वहां पे देखा हमने, इसको देखते हैं। इसमें क्या था, 34 थे बच्चों रूरल इलाके में, यानी ये जो मार्केट है 34 जो है रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के और 40 जो है बच्चों अर्बन क्षेत्र के यानी शहरी क्षेत्रों के, ये मार्केट हैं। हमने क्या किया, जब सीपीआई निकाला हमने देखा कि उत्तराखंड में कितने मार्केट पे हम इसका आंकड़ा निकालें और ये हमने कितने ग्रामीण पकड़े कितने शहरी। अब हमने ये चेक किया बच्चों, जैसे क्या होता है जो हम टोटल निकालते हैं, हम वस्तुओं की जब कीमत निकालते हैं तो एक बकेट होता है बच्चों, बास्केट मान के चलो, या एक टोकरी होती है जिसमें वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उन टोकरी में उन वस्तुओं को रखा जाता है। सारी वस्तुएं तो नहीं रख सकते हैं, हम देखते हैं कि उन वस्तुओं की, अब इतनी सारी वस्तुएं, तो हमने क्या किया है शहरी क्षेत्रों के लिए 190 वस्तुओं के आधार पे हम निकालते हैं, जिसमें खाद्य वस्तुएं होंगी, ईंधन होगा, यानी कपड़ा होगा, सब चीज होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी 192 हमने वस्तुएं रखी हैं, यानी एक टोकरी जो है वो कितने की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना। हमने उत्तराखंड में क्या किया बच्चों, नगरीय क्षेत्र में 190 वस्तु की टोकरी रखी है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में लिखो और एक ग्रामीण क्षेत्र लिखो। अब से क्वेश्चन मैं बता दूंगा क्या पूछेगा। ठीक है, ये 190 वस्तु की टोकरी के आधार पर लिखो, वस्तु की टोकरी। ये एक बार भारत का पूछा था इसने, इस बार उत्तराखंड का पूछ सकता है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में 192 वस्तु की टोकरी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, एक मतलब इसमें एक वस्तुएं हैं, हम देखेंगे खाद्य पदार्थ क्या है क्या है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ये अपने आप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए हमने टोटल कितने बाजारों का आधार मान रखा है 74, आधार वर्ष से कितना है इतना। हमने ये सीपीआई निकालने के लिए कुल नगरीय क्षेत्र में कितनी वस्तुओं की टोकरी का अध्ययन करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वस्तुओं की टोकरी का अध्ययन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब बच्चों हम क्या करते हैं, वस्तुओं का भार, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि
जो ये हम वस्तुएं हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसका है इन वस्तुओं में, जो हमने ये रखे होंगे ना, इसमें बहुत सी वस्तुएं होंगी, हम ये देखेंगे कि किस वस्तु का वेटेज कितना है, जिससे कि वो उसके रेट बढ़ने पे पूरी मुद्रास्फीति चेंज हो जाती है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिसका वेटेज सिर्फ 1-2% होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी जो 40% तक होंगी। अब वो 40% में अगर रेट चेंज हो रहा है तो पूरी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। वस्तुओं का वेटेज लिखो, यानी वस्तुओं का भार, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बच्चों। वस्तुओं के भार में बच्चों सभी वस्तुओं को हमने 6 उप समूहों में विभाजित किया है, ठीक है। यानी जितने भी हमारे वस्तुएं हैं इसको हमने 6 उप समूह सब कैटेगरी में, ठीक है, में विभाजित। जैसे हमने खाद्य वाले एक जगह रख दिए, इसके ईंधन वाले एक जगह रख दिए, तो अब इसमें हमने चेक करना है कि वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। मैं इसको यहां कवर कर रहा हूं, ठीक है, यहां से कवर कर रहा हूं, ये वेटेज वाला देखना। अभी 6 वस्तु उप समूह है ना, इसमें वस्तुओं का भार लिखना है आपको। सबसे ज्यादा है बच्चों खाद्य एवं पेय पदार्थ का, ठीक है। वस्तुओं का वेटेज आप यहाँ आप अपना नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर से लिख रहा हूं मैं, ये वाला जो है ये वाला, ठीक। वस्तुओं का भार आप लिखो, सबसे ज्यादा बच्चों खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ। यानी हमने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है बच्चों खाद्य एवं पेय पदार्थ का, और ये अपने आप में लगभग कितना है बच्चों, 36.32%। सोचो अगर हमारी टोटल 100% वैल्यू है उसमें 36% यानी 36% हमने क्या लिया है बच्चों, खाद्य एवं पेय पदार्थ। यानी अगर सोचो इसके रेट चेंज होंगे तो पूरी सीपीआई आपको चेंज दिखेगी, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरे में रखा है बच्चों हमने आवास क्षेत्र, क्या रखा है, आवास, ये लगभग रखा है 18%। आवास ये कितना रखा है, 18%, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरे में जो बच्चों हमने रखा है वो रखा है मादक पदार्थ एवं तंबाकू, इसका है 7.80%। क्या लिखोगे थर्ड में, मादक व तंबाकू उत्पाद, ठीक है, तंबाकू, ये रखा है बच्चों 7% के समथिंग, यानी इसकी जो वैल्यू है ये है 7.80%। कितना लिखोगे, 7.80%। और लास्ट में जो फोर्थ नंबर, टॉप 4 बता रहा हूं, ठीक है, अंत में जो रखा है बच्चों वो रखा है ईंधन एवं प्रकाश, लगभग 6.5%, ठीक है। ईंधन एवं प्रकाश लिखो, ईंधन व प्रकाश, इसकी वैल्यू रखी है 6.30%। यानी हमने जो वस्तुओं की टोकरी रखी है उसमें तमाम प्रकार की वस्तुएं हैं, सबसे ज्यादा वेटेज हमने रखा है खाद्य एवं किसका, जो पेय पदार्थ हैं, इसका 36% के समथिंग वैल्यू है। तो अगर इसके रेट बदलते तो पूरे सीपीआई के बदल जाएंगे। दूसरे में हमने आवास रखा बच्चों 18% के समथिंग। थर्ड में हमने मादक पदार्थ और पेय पदार्थ रखे, मादक और अपने आप तंबाकू प्रोडक्ट रखे, वो 7% के समथिंग है, 7.5। और लास्ट में जो रखा है वो लगभग 6.5% के आसपास हमने किस चीज को रखा हुआ है अपने आप में, जो ये ईंधन और प्रकाश, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, 4 अपने आप में इसकी कैटेगरी है। तो उत्तराखंड में सीपीआई में सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन कोई पूछता है उत्तराखंड में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो सर्वाधिक किसको वेटेज रखा है, कौन सबसे ज्यादा भारित है, तो ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, फोर्थ में ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में देखने को मिले। कोई नहीं पढ़ाता बच्चों इस तरीके से ये चीजें, ठीक है, इसको ध्यान रखना, चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा, सही से पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको ही क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा, ठीक है। अब देखना बच्चों खाद्य उत्पादकता देखते हैं हम इसमें उत्तराखंड में बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये तो बेसिक हो गया आपका, ये सीपीआई वगैरह हो गया। अब मैं जो अगला हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, अब ये नहीं देखना है कि किस वर्ष से कितनी महंगाई रही क्या रही, हम डायरेक्ट सीपीआई पे चलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग ने सीधे कवर कर लिया, वही हमारे लिए इंपोर्टेंट भी था, ठीक है। अगला देखना बच्चों खाद्य उत्पादकता लगभग कितनी है हमारी, 26.64 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। देखो खाद्य उत्पादकता, ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तराखंड में लगभग खाद्य उत्पादकता कितनी होगी, एक अनुमान बता रहा हूं मैं, ठीक है। 26.64 कुंटल प्रति हेक्टेयर लिखो, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, ये लगभग है बच्चों, ठीक, यानी 27 के आसपास मान के चलो, ज्यादा उसको ध्यान नहीं रखना है, ऊपर नीचे होते रहता है डेटा वगैरह, इससे टेंशन मत लेना आप लोग। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में जोत के क्षेत्रफल का प्रतिशत, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। उत्तराखंड में जोत के क्षेत्र का प्रतिशत, जोत के क्षेत्र का प्रतिशत, ठीक है।
अब इसका मतलब जोत क्या होती है बच्चों? भूखंड। यानी हमने क्या किया है, जोत यानी भूखंड, भूमि का आकार कितना है, इसको जोत बोलते हैं। कुछ होता है बच्चों, ये बहुत जीएस का क्वेश्चन भी, सीमांत जोत होता है, कुछ होता है अपने आप में लघु जोत, कुछ होता है अर्ध मध्यम, कुछ होता है मध्यम, कुछ होता है फिरहद। इसका आकार कई बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप ना वो लिख लीजिए जो क्वेश्चन आता है, पहले सबसे पहले लिखो सीमांत जोत कितना होता है, किसको बोलते हैं सीमांत जोत, कितनी होगी उसकी वैल्यू, एक ही लिखो। दूसरा लिखो बच्चों लघु जोत, क्या लिखोगे? लघु जोत। तीसरा लिखो अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत। चौथा लिखो मध्यम जोत, और पांचवा लिखो वृहद जोत। इसके आकार पता होने चाहिए आपको, ये कितना कितना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, 1 हेक्टेयर से कम जोत को बोलते हैं सीमांत जोत। कई बार आता है, यानी 1 हेक्टेयर से कम, अर्थात एक ऐसी भूमि जहां जिसका वैल्यू 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है जिसका, उसको बोलते हैं बच्चों सीमांत क्षेत्र। और ऐसे किसान जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि धारित करते हैं उनको बोलते हैं सीमांत किसान। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीमांत किसान इसमें से किस कैटेगरी की में रखोगे, तो आप 1 हेक्टेयर से कम, अर्थात ऐसे किसान जिनकी भूमि यानी जिनका भूखंड 1 हेक्टेयर से कम आता है उसको बोलते हैं हमारे सीमांत किसान, मार्जिनल, ठीक है। यानी सीमांत किसान की वैल्यू कितनी होगी? 1 हेक्टेयर से कम उसके क्षेत्र होगा उसका खेत का, ठीक है। लघु आता है बच्चों 1 से 2 हेक्टेयर, यानी ऐसा किसान जिसकी भूमि की वैल्यू 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है, 1 से 2 हेक्टेयर तक, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लघु किसान। तीसरा आता है बच्चों अर्ध मध्यम, यानी 2 से 4 हेक्टेयर तक, ठीक है, 2 से 4 हेक्टेयर तक, अर्थात ऐसा किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की भूमि है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने आप में? अर्ध मध्यम किसान। अगला आता है बच्चों मध्यम किसान, 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि, 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि, इसको बोलते हैं क्या? अपने आप में मध्यम। और वृहद आता है बच्चों 10 हेक्टेयर से प्लस, यानी ऐसा किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है उसको बोलते हैं क्या? वृहद जोत, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कौन से हेक्टेयर वाले किसान होंगे, या सबसे ज्यादा कौन से जोत की भूमि होगी इसमें से, क्या सीमांत सबसे ज्यादा होगी, लघु सबसे ज्यादा होगी, मध्यम सबसे ज्यादा होगी, वृहद तो हो नहीं सकती बच्चों, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सबके पास कहाँ है आज की डेट पे, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखोगे आप बच्चों तो सर्वाधिक जो दिखती है उत्तराखंड में वो लगभग कौन सी दिखती है बच्चों? सीमांत, यानी 28.63%। तो अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड में सर्वाधिक जो जोत है वो किस भूमि के अंदर आती है, वो आती है सीमांत, इसको स्टार कर देना, ठीक है। और इनकी वैल्यू जीएस के अंदर पूछता है ये वाले, और ये स्टार क्वेश्चन जीएस के बेस पे। और ये क्वेश्चन कितना है, इसका क्षेत्रफल उत्तराखंड में किस जोत का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो सीमांत का सबसे ज्यादा है 28.63%, इसको ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा होता है बच्चों लघु क्षेत्र, वो आता है लगभग 25.53%, ठीक है, यानी 25 के आसपास 5-3% लघु। इसके अलावा आता है बच्चों अर्ध मध्यम, ठीक है, अर्ध मध्यम में कितना आता है? लगभग कितना? 25.71%, ठीक है, 25.71, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा है, 71% जो जमीन का आकार, भूमि का आकार। उसके अलावा आता है बच्चों मध्यम है, ये आता है 16.46%, ठीक है, कितना आएगा? 16.46%। लास्ट आएगा बच्चों वृहद हेक्टेयर, यानी 10 हेक्टेयर से प्लस, वो सिर्फ 5.67% के आसपास आता है। अब आप कहोगे सर क्या ये याद करना है? बिल्कुल नहीं करना बच्चों, आपको इसकी वैल्यू सिर्फ, ये कोई भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये कोई नहीं आएगा। आपको ये याद रखना कि 1 हेक्टेयर से कम वाली सबसे ज्यादा भूमि है यहाँ पे, और सबसे कम है वृहद हेक्टेयर वाली, और इनकी वैल्यू ऐसे पढ़ना कि ये किसको किस हेक्टेयर में रखते हैं हम, यानी इस जोत का आकार कैसे हम इसको मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करते हैं बच्चों? उत्पादन करते हैं। तो 2024-25 में जो खाद्यान्न उत्पादन रहा बच्चों 1801.01 मीट्रिक टन रहा, ठीक है, लिखो वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन, 24-25 इसलिए क्योंकि 24-25 का हमें वो मिल गया आंकड़ा, ठीक, खाद्यान्न उत्पादन यानी कितना हमारा खाद्यान्न उत्पादन हुआ 2024-25 में, ये पता होना चाहिए आपको। लिखो 1801.01, 1801 01.01, ठीक है, यानी 1801.01 प्रति मीट्रिक टन, ठीक है। इसको ऐसे करो, ऐसे
ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। ये 1801.01 ये रहा 24-25 में। इसी तरीके से बच्चों जो 2023-24 है, क्योंकि एक साल पहले वो उसमें रहा था थोड़ा सा कम, वो रहा था 96 यानी इसको अगर आप 24-23-24 का रखोगे ध्यान, कभी कभी पूछता नहीं, पुराना पूछ देते हैं लोग, ये 23-24 का भी पूछ देते हैं कई बार। ये रहा था बच्चों अपने आप में 1796, ठीक है, लगभग लगभग याद रखना, थोड़ा सा कम रहा था, ऑलमोस्ट बराबर है, देखो ऑलमोस्ट बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1796 क्या हुआ बच्चों, प्रति 8.83 मीट्रिक टन, ठीक है। वैसे ये आएगा नहीं, बस हो सकता है कि आपको ये पूछते, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना रहा करके, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, खाद्यान्न उत्पादन। इसके अलावा बच्चों जो उत्पादकता है, उत्पादकता अलग होता है, उत्पादन अलग होता है, ठीक है। उत्पादकता लिखूं, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि खाद्यान्न की उत्पादकता कितनी रही, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्पादकता में लिखो बच्चों 2024-25 में 2.72, 24-25 का लिखोगे, 2024-25 का, इसको ऐसे ही याद करना, 2.72, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2.72, ब्रैकेट में लिखना बच्चों प्रति 1000 कुंटल, ये ऐसे 30 लगाना, डैश के बाद 30, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू लिखी नहीं जाती है ना, प्रति 1000, ठीक है। इसके आगे क्या लिखोगे, कुंटल हेक्टेयर लिखोगे, कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसका क्या मतलब है, यानी 2.72 ये 000 कुंटल हुआ प्रति हेक्टेयर में, इसका ये मतलब है, ठीक है, 2024-25 में। और जो 23-24 वाला था बच्चों, उसमें 2.61, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2023-24 में, ये रहा 2.61 प्रति 1000, मतलब सॉरी 2.61,000 ये कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में इतनी वैल्यू आपकी आती 2.61,000। तो अगर आप जीरो खिसकाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कुंटल हमने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की है। ये क्वेश्चन आपके आप में पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का फसल चक्र क्या है, ठीक है। उत्तराखंड में फसल चक्र आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो, उत्तराखंड में फसल चक्र। यहां पर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बच्चों, सर्वाधिक क्षेत्र में, वो होता है गेहूं का, उसके बाद होता है बच्चों धान, उसके बाद गन्ना, उसके बाद मंडुआ, यानी 4 आपको याद रखना है। अगर आपको दिख पा रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप यहां में लिख देता हूं, यानी 2000 फसल चक्र आप लोग लिख लीजिए। 2000 किसमें, तो ये मतलब लास्ट ईयर जो हमारा हुआ है, उत्तराखंड का फसल चक्र लिख लीजिए, गेहूं, धान, गन्ना और मंडुआ सर्वाधिक। 30% भाग पे हम गेहूं की खेती करते हैं बच्चों, ठीक है। यानी फसल चक्र में क्या लिखा आपने, फसल चक्र, यानी सबसे ज्यादा भाग पे हम करते हैं गेहूं का उत्पादन, देन हम करते हैं धान का उत्पादन, देन हम करते हैं बच्चों किसका, गन्ने का। अब आपको कैसा, गन्ना, गन्ना हरिद्वार और उधमसिंह नगर, ठीक है, और उसके बाद मंडुआ, ठीक। गेहूं लगभग 30% पोर्शन पे हमारा गेहूं का उत्पादन होता है। धान हमारा लगभग जाता है बच्चों 25% के आसपास, ठीक है, और वो जाता है 11%, और मंडुआ जाता है 7%। ये कितना जाता है, 25% के आसपास। गन्ना जाता है लगभग कितना, 11%, और मंडुआ जाता है लगभग 7%, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में जो फसल चक्र है इसका घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, तो गेहूं सर्वाधिक, धान उसके बाद, गन्ना उसके बाद, मंडुआ उसके बाद। ये 4 के 4 आप चीज याद रखना। बाकी बच्चों इसी तरीके से एक ब्रैकेट में लिख लो, कई बार इन शब्दों को हटा के कुछ और न लिख दो। फल सब्जियां, कुल दालें, कुल तिलहन, और क्या लिखोगे लास्ट में बच्चों अपने आप में, ये 4 है, ठीक है। तो लिखो फल सब्जियां, कुल दालें, कुल तिलहन। अगर इसके अलावा सबसे ज्यादा पूछते हैं तो फल और सब्जियां, फल सब्जियां, कुल दालें होती है सेकंड में, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछता है इन ऑप्शंस को हटा के, फिर आता है बच्चों कुल तिलहन, यानी जिससे तेल वगैरह आइटम, सरसों वगैरह, तिलहन, सोयाबीन वगैरह सब, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, चारा। ये अगर ऐसे पूछता है, इसका डेटा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यानी टॉप 4 में ये है। उसके बाद अगर इस वाले ऑप्शन में पूछता है, ये ऑप्शन में रखता है कि इनमें से उत्तराखंड निम्नलिखित उत्तराखंड में फसल चक्र में इसका सही क्रम क्या होगा, या कुल फल और सब्जियां ज्यादा होती हैं दाल की कंपेयर में, उसके बाद तिलहन से ज्यादा दाल होती है, और चारा क्या होता है लगभग बराबर होता है। तो आपको ये भी क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे से देखेंगे केंद्र पोषित योजनाएं, यानी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं। जैसे पिछले बार लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों, केंद्र पोषित योजना के अनुसार
प्रधानमंत्री जो योजना है जिसमें 3 किस्तें दी जाती है, किसान सम्मान निधि वाला है ना, जिसमें 3 किस्तें दी जाती है 2-2 हजार रुपए की, उससे क्वेश्चन पूछा था लोक सेवा आयोग ने एनटी के पेपर में। तो ये लोग ना बहुत ऐसे नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं जितना पढ़ाता हूं, जितना आपको बताता हूं, आप उसको ध्यान में रखना, तो आपका इजीली काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सीपीआई और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट मतलब बताया मैंने, आपकी समझ आया होगा, आप इसको तैयार करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।